हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आपका बहुत सहयोग मिल रहा है डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। हमारा टॉपिक चल रहा था समांतर माध्य। समांतर माध्य की तीनों श्रेणियां हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक समांतर माध्य का और होता है, जिसका पूरा नाम अगर हम बात करें सामूहिक समांतर माध्य, यानी हम कहते हैं कि एग्रीगेटेड मीन। अब एग्रीगेटेड अरिथमेटिक मीन होता क्या है? सामूहिक समांतर माध्य ये कहता है कि कई माध्य दिए हों, यानी कई समांतर माध्य दिए हों, यानी हम कह सकते हैं विभिन्न समूहों के अलग अलग माध्य दिए हों। जैसे पहली फैक्ट्री का है समांतर माध्य, दूसरी फैक्ट्री, तीसरी फैक्ट्री, यानी विभिन्न समूहों के अलग अलग माध्य और उनके पदों की संख्या दी हो, तो उससे हम समांतर माध्य क्या कर सकते हैं? सामूहिक ज्ञात कर सकते हैं। दोबारा सुनना, सामूहिक समांतर माध्य का मतलब कि कई यानी विभिन्न समूह, यानी जितने भी ग्रुप्स बने हैं उनके समांतर माध्य, यानी अलग अलग माध्य निकाले हुए हैं, अलग अलग माध्य निकाले हैं और उनके अलग अलग पदों की संख्या है, तो उनसे हम सामूहिक समांतर माध्य क्या कर लिया जाता है? ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले हम सूत्र लिख रहा हूं मैं, एक्स बार सी का मतलब हो गया कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, एक्स बार 1, एक्स बार 2 एन 2, एक्स बार 3 एन 3, और ये फॉर्मूला चलता रहता है एक्स बार और सीधी सी बात है एन एन, फुट में कर दिया, बटा में n1 n2 n3 और डैश 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 n चलता रहेगा। यानी यहां पर हम जितने भी पद दिए होंगे, जितना सामूहिक समांतर माध्य, जितने पदों का कैलकुलेट करना है फॉर्मूला, आप उतने तक उसको कैलकुलेट कर सकते हो, पुट कर सकते हैं। जैसे अगर दो पदों का समांतर माध्य, तो फॉर्मूला यहां तक बनेगा। एक्स बार 1 का मतलब पहला समांतर माध्य, n1 का मतलब पहले पदों की संख्या, एक्स बार 2 दूसरे पद का समांतर माध्य, n2 का मतलब दूसरे समांतर माध्य की पदों की संख्या, एक्स बार 3 तीसरा समांतर माध्य, और n3 का मतलब तीसरे समांतर माध्य के पदों की संख्या, n1 n2 n3 ये पदों की संख्या होगी। अगर वो फॉर्मूला बढ़ाते हम, जैसे अब अपने पास अगर मान लो 4 पदों तक आ जाता, तो x बार 4 n4 हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सामूहिक समांतर माध्य का फॉर्मूला है। जितने पदों की संख्या कैलकुलेट करनी है उतने पदों तक का हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। आओ हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि किस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो और पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर माध्य सामूहिक के पहले क्वेश्चन के बारे में। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि 12 पदों का समांतर माध्य, कितने पदों का? 12 पदों का समांतर माध्य 25 है। यानी हमने बात सुनी कि पद कितने हैं, यानी वैल्यू जो है वो n है, पदों की संख्या कितनी है? 12 है। उसका समांतर माध्य कितना है? 25 है। फिर आगे क्वेश्चन बोला कि 20 पदों का समांतर माध्य कितना है? 30 है। यानी अब पद कितने हो गए? पद कितने हो गए? 20 हो गए, और उनका समांतर माध्य कितना हो गया? 30 हो गया। ठीक है, तो कहता है कि सामूहिक समांतर माध्य या इन समूहों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब आपको पता लग गया कि कितने पद दिए हुए या कितने समांतर माध्य, n1 और n2। तो फॉर्मूला कहां तक बनेगा? 2 पदों तक बनेगा। तो अब हम सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेट करते, तो x बार c, x बार 1 n1, x बार 2 n2, n1 पदों की संख्या, n2 दूसरे समांतर माध्य की पदों की संख्या। फॉर्मूला कहां तक पुट किया हमने? 2 पदों तक। आई बात समझ में कि सामूहिक समांतर माध्य जब भी कैलकुलेट किया जाएगा, आप फॉर्मूला कितने पद तक है वो आप पुट कर ले। लेकिन जब एग्जाम्स के अंदर कंपटीशन में आता तो फटाफट मल्टीप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये पद है, ये समांतर माध्य है, ये पद है, ये समांतर माध्य, इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय उनके पदों की संख्या, तो आपको सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेटर हो जाएगा। आओ हम सॉल्व करते हैं। एक्स बार सी फॉर्मूले में पुट करना है। एक्स बार 1 कितना? 25, और n1 कितना? मल्टीप्लाई में 12, एक्स बार 2 कितना? 30, और n2 कितना? 20, डिवाइडेड बाय n1 और n2। n1 कितना? 12 और n2 कितना? 20। अब x बार c निकालेंगे तो 25 का 12 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300, और 30 का 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600, डिवाइडेड बाय पदों की संख्या जोड़कर कितनी होगी? 32,
900 डिवाइडेड बाय 32। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसका टोटल करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे तो 28.125 हमारा आंसर आपके सामने आ गया। ये हमारे दो पदों के समांतर माध्य से उनका सामूहिक समांतर माध्य हमने कैलकुलेट किया है। आई बात समझ कि सामूहिक समांतर माध्य जब भी कैलकुलेट करना हो, दो पदों की बात की थी। N1 दिया हुआ था, उसने बोला था कि पदों की संख्या 12 है और उसका समांतर माध्य 25 है। पदों की संख्या, दूसरे पदों की संख्या 20 है और उनका समांतर माध्य 30 है। पहले हम मीन कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब मीन हमें दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा, फिर हमें पता लग गया कि दो पदों का समांतर माध्य दिया और हमें सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, दो पदों के समांतर माध्य से x बार c उनका फॉर्मूला x बार 1 n1, फिर प्लस का निशान x बार 2 n2 और डिवाइडेड बाय n1 n2 और ये फॉर्मूला पुट किया। उसके बाद n1 हमारे पास क्या था, पदों की संख्या कितनी थी 12, समांतर माध्य कितना था 25, पदों की संख्या कितनी थी, पदों की संख्या 20 थी और समांतर माध्य कितना था 30। इन दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय किया तो हमारे पास आंसर आ गया 28.125। ये दो पदों के समांतर माध्य, किसके, सामूहिक समांतर माध्य की हमने बात की है। तीन पद हो जाते तो फॉर्मूला और बढ़ा जाता, जैसे हम एक क्वेश्चन और तीन पदों का हम करके कैलकुलेट कर लेते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विभिन्न समूहों के अलग अलग माध्य व पदों की संख्या, विभिन्न समूहों के अलग अलग माध्य व पदों की संख्या की जब बात की जाए तो वो सामूहिक समांतर माध्य ही कहलाता है, ठीक है। आओ हम तीन पदों के क्वेश्चंस को करके देखते हैं। जैसे बोला कि फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर तीन पारियां चल रही हैं, तीन पारियों में, ठीक है, मजदूर वर्कर्स काम कर रहे हैं। उनका एवरेज बताया है कि जैसे अगर तीन पारियां, तो कहता है कि पहली पारी के अंदर यानी कितने 100 मजदूर काम कर रहे हैं और उनका मीन कितना है 20 है, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि जो दूसरी पारी है यानी पदों की संख्या वहां पर कितनी दी हुई है, हमें कहता है कि तीन पारियां हैं, तो पहली पारी में 100, दूसरी पारी में 125 और तीसरी पारी के अंदर हमें श्रमिकों की जो संख्या दी हुई है 150 दी हुई है। उसके बाद x बार 2 हमें दिया हुआ है 15 और x बार 3 हमें दिया हुआ है 25, यानी n1 100, x बार 1 20, n2 125, x बार 2 15, n3 150 और x बार 3 25 दिए। अब हमें सामूहिक समांतर माध्य क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यानी तीनों समूहों का, यानी अब वही बात हो गई, विभिन्न समूहों के अलग अलग माध्य हैं, विभिन्न समूहों के पदों की संख्या दी हुई है और हमें कहता है कि सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेट करो। अब आओ फॉर्मूला कहां तक बना हो गया, तीन पदों तक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार c, x बार 1 n1, x बार 2 n2, x बार 3 n3 और बटा में n1 n2 n3। x बार c, x बार 1 कितना दिया हुआ है 20, x बार n1 कितना दिया हुआ है 100, x बार 2 कितना 15, 125, फिर 25 और उसके बाद 150 हमारे पदों की संख्या। अब n1 कितना था 100, n2 कितना था 125, n3 कितना था 1, हमने फॉर्मूले में पुट कर दिए। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो पहला कितना हो गया 200, यानी सीधी सी बात है कि हमें तीन पदों की बात की और हमने तीन पदों की संख्याओं का फॉर्मूला बनाया और उसके बाद उनकी संख्या को हमने पुट कर दिया x बार 1 n1, क्योंकि पदों की संख्या n1 n1 2, x बार 1 x बार 2 x बार 3 दिया हुआ था और हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। 18 के 125 के साथ किया तो 1875 और फिर 25 का 15 के साथ करेंगे तो 375 यानी 3750 आ जाएगा और पदों की संख्या 200, 300 और 375। अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं, तो टोटल हमारे पास आना चाहिए 7625, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने से 375, यानी पदों की संख्या का मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसके पदों की संख्या से डिवाइडेड करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 20.34। ये हमारा सामूहिक समांतर माध्य था। सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात करते समय यही बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ठीक है, उन क्वेश्चनों को आपने ध्यान से सुनना है और उसके बाद ही उन वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। अगर n1 बोला है तो n1 का मल्टीप्लाई x बार 1 के साथ ही होगा। ये था हमारा सामूहिक समांतर माध्य, ठीक है, कैप्चर कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक समांतर माध्य की
विशेषता। देखो आपने अभी पिछली वीडियो के अंदर देखा भी होगा कि मैंने समांतर माध्य की कुछ विशेषताएं भी करवाई थी। जैसे समांतर माध्य की मैंने 2 विशेषताएं करवाई थी। पहली विशेषता तो मैंने समांतर माध्य की करवाई थी कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है। पहली हमारी विशेषता ये थी। दूसरी मैंने समांतर माध्य की विशेषता और करवाई थी कि समांतर माध्य के अंदर यदि कुछ पदों को जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए या कुछ मल्टीप्लाई किया जाए या कुछ माइनस किया जाए तो समांतर माध्य उतना प्लस हो जाता है, उतना माइनस हो जाता है और उतना ही मल्टीप्लाई और उतना ही डिवाइडेड हो जाता है। वो समांतर माध्य की 2 विशेषताएं थी जो आपने यूट्यूब पे चैनल पर देखी भी। अब हम तीसरी विशेषता की तरफ बढ़ते हैं। हमारी तीसरी विशेषता जो समांतर माध्य की है कि देखो समांतर माध्य से जब विचलन लिए जाते हैं, हमने बात की विचलन क्या होता है कि विचलन का मतलब अंतर 2 टाइप से हो सकते हैं, यानी मूल्यों में से समांतर माध्य को घटाना और मूल्यों में से कोई भी एक संख्या जूम कर घटाना। तो यानी समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलन, यानी समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलन के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। जबकि आप समांतर माध्य से जब विचलन लोगे तो उनके वर्गों का योग न्यूनतम होगा, लेकिन यदि आप किसी और संख्या से समान विचलन लोगे तो उसका योग हमेशा क्या आएगा, उनके वर्गों का योग ज्यादा आएगा। समांतर माध्य से जो भी विचलन लोगे और उनके वर्ग करोगे उनका योग हमेशा न्यूनतम होगा, जबकि किसकी बजाय, दूसरी संख्याओं की बजाय, ठीक है, मीन मोड की बजाय समांतर माध्य का मान हमेशा विचलन लेने पर क्या आता है, कम आता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, इनमें से कोई भी नहीं। तो अब आपको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं इस क्वेश्चन को। आओ अपने सॉल्व करते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 5, 10, 15, 20 और 25। अगर हम इसका समांतर माध्य निकालते हैं तो कितना आता, समांतर माध्य राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, कितना, 15। अब हम विचलन लेते हैं। तो सबसे पहले हम विचलन लेंगे, x में से क्या घटाएंगे, x बार घटाएंगे। x बार कितना है हमारे पास, 15। 5 में से 15 गया 10, 10 में से 15 गया 5, 15 में से 15 गया 0, 20 में से 15 गया 5, 25 में से 15 गया 10। ठीक है, विचलन ली, विचलनों का क्या करना है, वर्ग करना है, यानी स्क्वायर कर दे। तो विचलन का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 250। ये हमने विचलन जो लिया वो किससे लिया था, समांतर माध्य से। तो हमारी पहली बात क्लियर हुई कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या होता है, न्यूनतम होता है। लेकिन अभी कैसे पता लगा आपको, अब हम सेकंड कंसेप्ट करके देखेंगे, तभी आंसर उसका अगर ज्यादा आता है तभी हमारी वैल्यू सही आएगी ना, हमारी बात भी तभी सही होगी। जैसे आओ हम अब विचलन लेते हैं। विचलन कैसे लेते हैं, कोई भी संख्या का अजूम करके लेते हैं। कोई भी अजूम करे, अजूम करने पर मान लिया कि जैसे सीधी सी बात है कि मैंने 10 मान लिया, 5 में से 10 किया माइनस का 5, 10 में से 10 किया 0, प्लस का 5, प्लस का 10 और प्लस का 15। ये हमने डेरिवेशन ले ली। डेरिवेशनों का क्या करते हैं हम, स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का स्क्वायर कितना होता है आपको बताइए, 225। टोटल हमारा कितना हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर 25 के 75, 300। देखो किसका योग ज्यादा आया, जबकि किसी संख्या से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग ज्यादा है, और जबकि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग क्या है, न्यूनतम है। यानी हम कह सकते हैं कि सिग्मा में यदि x में से x बार घटाया जाता है और उसका स्क्वायर कर दिया जाता है, उसकी वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है, यानी न्यूनतम आती है। आपने कंसेप्ट भी सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। अगर आप 20 मानते तो भी वैल्यू ज्यादा आती, 25 मानते तो भी वैल्यू ज्यादा ही आती। आई बात समझ में कि समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग जबकि दूसरी संख्याओं की बजाय हमेशा उसका मान क्या होता है, कम। ठीक है, कर देख लिया पहली विशेषता।
ठीक, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा शून्य होता है। दूसरी, समांतर माध्य में कुछ जोड़ा जाए, कुछ घटाया जाए, ठीक है, या कुछ मल्टीप्लाई किया जाए या कुछ डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो उतना ही समांतर माध्य प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई हो जाता है। तीसरी विशेषता, समांतर माध्य से ज्ञात किए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है, जबकि दूसरी संख्याओं से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग हमेशा अधिकतम होता है। ये हमारी समांतर माध्य की तीसरी विशेषता थी। आइए चौथी विशेषता के बारे में बात करते हैं। देखो, चौथी विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें, कहता है कि दो श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, दो श्रेणियों में तत्संबंधी मूल्यों के योग और अंतरों का माध्य दोनों श्रेणियों के योग व अंतर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहना चाहता है कि दो श्रेणियां दी हुई है, उन दोनों श्रेणियों का यदि आप समांतर माध्य निकाल दें और उन दोनों को अगर आप टोटल कर देते तो भी समांतर माध्य उनका योग के बराबर होगा। यदि उन दोनों के अंतर की बात करें तो समांतर माध्य उनके अंतर के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि ए सीरीज दी हुई है, बी सीरीज दी हुई है, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल करते हैं कि 16, 13 और 10, ये हमें ए सीरीज दी हुई थी। सेकंड सीरीज हमें जैसे कि फॉर एग्जांपल 15, 9 और 6 दी हुई है, ठीक है। ये समांतर माध्य की अगर हम बात करें कि दो श्रेणियों में तत्संबंधी मूल्यों के योग और अंतरों का माध्य दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य के योग व अंतर के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इसका समांतर माध्य निकालते तो सिग्मा एक्स करते तो कितना आता, 6 और 3 39, 15, 9, 6, 15, 15, 30। इसका समांतर माध्य निकालते तो कितना आता वो हम देख लेते हैं। लेकिन अगर हम इसका समांतर माध्य निकालते तो कितना आता, पदों की संख्या 3 थी तो 13, और इधर पदों की संख्या 3 थी तो समांतर माध्य 13 और 10 आ गए। लेकिन अगर हम ए और बी का यानी तत्संबंधी वैल्यू के मूल्यों का योग कर देते, 15 और 16 31, 13 और 9 22, 10 और 16 10 और 6 16, ठीक है, तो 6 2 8 और 1 9, 3 2 5 और 1 6 69 डिवाइडेड बाय कितने से, 3 से, तो समांतर माध्य कितना आ गया, 23 आ गया। आई बात समझ में, दोनों श्रेणियों का हमने योग कर दिया तो हमेशा वो समांतर माध्य उन दोनों के योग के बराबर हो गया। अगर हम ए माइनस बी कर देते, 16 में से 15 गए 1, 13 में से 9 गए 4, 10 में से 6 गए 4, कितना आ गया 9, समांतर माध्य कितना आ जाता, 3 आ जाता। देखो इन दोनों की श्रेणियों का अंतर कितना होगा, 3 होगा। ये हमारी कौन सी विशेषता थी, चौथी विशेषता थी। चौथी विशेषता, दो श्रेणियों में तत्संबंधी मूल्यों के योग और अंतरों का माध्य दोनों श्रेणियों के समांतर माध्य के योग व अंतर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये था हमारा समांतर माध्य की विशेषता। बढ़े आगे क्वेश्चन की तरफ। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो हम आज समांतर माध्य की अज्ञात वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी हो तो कैसे की जाती है। समांतर माध्य में अज्ञात मूल्य ज्ञात करना। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, 5, ठीक है, 10, 15, 20, 25 जो भी आप एग्जांपल मानना चाहते हो, 5, 15, 25, 35 और 45, ठीक है। जैसे हमने समांतर माध्य की है खंडी श्रेणी के अंदर फिर, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये वाली, ठीक है, 15, उसके बाद अगर हम बात करें 16 और 6, ये हमारे पास क्वेश्चन था। एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो दी है इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जब भी आप समांतर माध्य मिसिंग वैल्यू की बात करो तो उसे आप एक सिंपल फॉर्मूले से करना, सिग्मा fx अपॉन में n। ये फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी आपकी कैलकुलेशन हो। दोनों मेथड से भी जाता है, खंडी श्रेणी से भी हो जाएगा, यानी खंडी श्रेणी का सवाल है चाहे सतत श्रेणी का सवाल है, होगा आपको डायरेक्ट मेथड से इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेरिवेशन मेथड तीनों से करना चाहते हैं तो भी आपका क्वेश्चन इजीली हो जाता है। लेकिन ज्यादा जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो यही डायरेक्ट मेथड बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। कैलकुलेशन गलत नहीं होगी और सवाल इजीली हो जाता है। तो हम क्या करते थे, fx मानते थे, मिसिंग वैल्यू को हमने x मान लिया, ठीक है। अगर हम fx के साथ मल्टीप्लाई करते तो 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 25। अब देखो 15 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x। अब 25 का 15 के साथ टोटल किया तो 375, 560 हो जाएगा और ये 270, ठीक है।
समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या था, समांतर माध्य। लेकिन आपको ध्यान रखें कि जब भी आपको ज्ञात आवर्ती दी होगी तो आपके साथ एक चीज दी होगी, जब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो एक चीज दी होगी, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो तो दो चीजें दी होगी, जैसे राशियों का योग दे देगा। अब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है तो आपको समांतर माध्य पहले से कैलकुलेट कर रखा है कि समांतर माध्य कितना है, ठीक है 27 है। लेकिन हमें क्या करना है, अज्ञात मूल्य ज्ञात करना हो या आवर्ती ज्ञात करनी हो तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट करना पड़ेगा। तो समांतर माध्य कितना है हमारे पास दिया हुआ है 27 दिया हुआ, ठीक है। राशियों की योग की बात करें तो 16 और 6 22, 22 और 20 कितने हो गए 42 प्लस एक्स, क्योंकि संख्याएं और व्यंजक एक साथ जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो 42 प्लस एक्स हो गया। उसके बाद एफ एक्स, हम इसका टोटल करते हैं तो देखो किन किन का टोटल किया जाएगा, 15 का टोटल होगा, 25 का टोटल होगा, 15 एक्स का टोटल नहीं होगा क्योंकि ये संख्या प्लस में होगी। 25 और 375 400 हो गए, 400 और 500 900, 900 और 2 1100, ठीक है। 1100 और 1 1200 आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 1230 आपका आंसर आ गया। प्लस में क्या हो गया 15x। तो ये हमारा टोटल अगर हमने किया तो 1230 प्लस 15x हमारे पास। अब कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि 27 का अगर हम 42 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई और 1230 प्लस 15x वैसे का वैसे, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा वही आएगा, ठीक है। अब 27 का 42 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 1134 आ जाएगा और 1230 और प्लस में 15x। अब पक्षांतरण कर देते हैं, 15x इधर आकर माइनस का, 1230 में से यदि 1134 को माइनस करते हैं तो ये तो बच गया 12x और ये बच जाएगा 96। x का मान निकालोगे तो आप 96 डिवाइडेड बाय 12, ये कितना आ गया 8। यदि आप इस आवर्ती का मान 8 रखते हो तो समांतर माध्य कितना आएगा 27 आएगा। आई बात समझ में। जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो सीधा डायरेक्ट मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड स्टेप डेरिवेशन मेथड आप यूज कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। ये मेथड इजी भी रहता है, तो इसमें हमें करना कुछ नहीं होता, बस सीधी सी बात है कि वही फॉर्मूले के अंदर जो चीजें हमें चाहिए होती है वही पुट करो। समांतर माध्य हमें दिया हुआ था, राशियों का योग हमने कर लिया, फिर उसके बाद हमने एफ का एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फॉर्मूले में पुट कर दिया, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और करने के बाद जो वैल्यूज एक साइड पक्षांतरण करनी थी की और माइनस करने के बाद डिवाइड कर दिया और हमारे पास जो वैल्यू आ गई 8 आ गई। अब करते हैं लास्ट टॉपिक की बात, समांतर माध्य की। समांतर माध्य की लगभग तीनों सीरीज होगी, अज्ञात आवर्तियां होगी, विशेषताएं होगी, लेकिन समांतर माध्य की कुछ गुणों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। समांतर माध्य की क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि समांतर माध्य सरल व लोकप्रिय, यानी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य एक तो इजी है, एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यानी सरलता से इसको कैलकुलेट भी किया जाता है और आसानी से ही समझ भी आ जाता है। दूसरी विशेषता समांतर माध्य की मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक नहीं है। मैंने आपको समांतर माध्य कराते समय एक बात भी बताई थी कि मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक नहीं। इस समांतर माध्य में सभी राशियों को योग करना पड़ता है, ठीक है। सभी राशियों का जब योग करते हैं तो राशि चाहे आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो, ठीक है, टोटल तो वही आएगा। जैसे अब 2 3 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 होते हैं, तो अगर आप ऑर्डर में लगाते हो तो भी टोटल 5 आएगा, अगर आप ऑर्डर में नहीं लगाते तो भी टोटल कितना आएगा 5। तो समांतर माध्य की दूसरी विशेषता ये है कि मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक नहीं होता, यानी वैल्यू आप आरोही में लगाओ चाहे अवरोही में लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी आपका समांतर माध्य उतना ही आएगा। तीसरा गुण जो समांतर माध्य का पाया जाता है कि समांतर माध्य सभी मूल्यों पर आधारित है, यानी इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू है जिसको छोड़ा नहीं जाता, ठीक है, सभी मूल्यों पर आधारित है। यानी समांतर माध्य में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको शामिल किया जाता है, किसी भी वैल्यू को छोड़ा नहीं जाता, ठीक है। आगे समांतर माध्य की बात करें गणितीय विवेचन। जब समांतर माध्य कैलकुलेट करते हैं तो समांतर माध्य कैलकुलेट करने के बाद हम अगर सामूहिक समांतर माध्य भी जैसे कैलकुलेट किया तो समांतर गणितीय विवेचन का मतलब ये कि बहुत ज्यादा समांतर माध्य दी हो और सदों की संख्या दी हो तो हम सामूहिक समांतर माध्य भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी माध्य से ही सामूहिक माध्य को ज्ञात किया जा सकता है।
तो समांतर माध्य का पहला गुण सरल व लोकप्रिय इजी है, वो ज्यादा प्रयोग में किया जाता है, सरलता से समझ भी आ जाता है, मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक भी नहीं है, यानी आरोही अवरोही क्रम में लगाना कोई जरूरी नहीं होता, सभी मूल्यों पर आधारित होता है, यानी सभी वैल्यू को शामिल कर ही चलते हैं। अगली बात, गणितीय विवेचन यानी सामूहिक समांतर माध्य भी और कैलकुलेट किया जा सकता है। पांचवा इसका गुण है कि अज्ञात तथ्यों की भी गणना की जा सकती है, यानी अगर आपको 3 तथ्य हैं जिसमें से 2 की वैल्यू दी हुई है, तीसरा तथ्य कैलकुलेट करना है, तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका भी आप कर सकते हैं। अज्ञात तथ्यों की गणना की जा सकती है समांतर माध्य के, ठीक है। और लास्ट इसका जो पॉइंट है गुण का वो है स्थिरता, ठीक है, यानी समांतर माध्य के 6 गुणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके मान जो होते हैं ना वो सदैव निश्चित होते हैं, यानी इनमें कोई अनुमान नहीं लगाना पड़ता, जैसे मध्यिका और बहुलक में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एस्टिमेट करना पड़ता है, ठीक है, जबकि इसमें कोई भी अनुमान का प्रयोग नहीं किया जाता, इनके मूल्य हमेशा सदैव क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो समांतर माध्य के 6 गुण थे, सबसे पहले सरल व लोकप्रिय, दूसरा मूल्यों को क्रमबद्ध करना आवश्यक नहीं है, सभी मूल्यों पर आधारित होता है, गणितीय विवेचन है, अज्ञात तथ्यों की गणना की जाती है और स्थिरता पाई जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनके कुछ दोष भी होते हैं समांतर माध्य के अंदर, यानी आज किसी चीज के अंदर गुण है तो उसके दोष भी पाए जाएंगे। सबसे पहले सभी पदों का आवश्यक होना, यानी समांतर माध्य सभी पदों को कैलकुलेट करता है, यदि इसमें से कुछ संख्या नहीं है तो समांतर माध्य कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए समांतर माध्य का सबसे बड़ी दोष है कि सभी पदों का होना आवश्यक है, यदि कुछ ज्यादा राशि अज्ञात है तो समांतर माध्य कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दूसरा समांतर माध्य का सबसे बड़ा जो दोष है वो बिंदु रेखीय प्रदर्शन, यानी इसको ग्राफ पर नहीं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इसका नहीं किया जा सकता, बिंदु रेखीय प्रदर्शन नहीं होगा। ये समांतर माध्य का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से किसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव नहीं है, समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन होता है, तो समांतर माध्य एक ऐसा टॉपिक है, ये कंसेप्ट है जिसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन संभव नहीं होता। कई चीजें इसमें अवास्तविक होती हैं, अवास्तविक का मतलब कि समांतर माध्य कई बार हास्य का पात्र भी बन जाता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि किसी बच्चों का हम औसत निकालते हैं, तो औसत आ गया 2.5 बच्चे, तो देखो बच्चे तो कभी पॉइंटों में हो ही नहीं सकते ना, ठीक है ना। तो ये कई बार ऐसे कंसेप्ट्स क्या कर जाते हैं समांतर माध्य के अंदर अवास्तविक हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हास्यप्रद बन जाते हैं। तो ये समांतर माध्य के हमारे के आगे 3 दोष हो चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि समांतर माध्य की उपयोगिता के बारे में, ठीक है, कि समांतर माध्य का क्या क्या उपयोग है, ठीक है, देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जब बात की जाती है तो उसके अंदर समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य अधिक सरल व बोधगम्य होने के कारण दोनों यानी इकोनॉमी और सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन के लिए इकोनॉमी के अंदर मीन का प्रयोग किया जाता है। क्यों उपयोग है? क्योंकि सीधी सी बात है, समांतर माध्य ज्यादा सरल है और ज्यादा बोधगम्य होने के कारण इसका आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, समांतर माध्य औसत आय कैलकुलेट करनी हो आपको, ठीक है, औसत आयात निर्यात कैलकुलेट करना हो, ठीक है, औसत लागत कैलकुलेट करनी हो कि किसी भी चीज की एवरेज कॉस्ट निकालनी हो, ठीक है, औसत आय कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, औसत लागत कैलकुलेट करनी हो, ठीक है, औसत बोनस कैलकुलेट करना हो, ठीक है, इन चीजों के अंदर समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी एक बात, समांतर माध्य कौन सा माध्य है? आदर्श माध्य भी कहलाता है, ठीक है, समांतर माध्य को आदर्श माध्य भी समझा जाता है। यहाँ हमारा समांतर माध्य कंप्लीट होता है, लेकिन हम समांतर माध्य के न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू जारी रखेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे यहीं पर कि जितने भी कंसेप्ट है समांतर माध्य के वो हमारे क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो आज हमने समांतर माध्य के जो कंसेप्ट करें, सबसे पहले हमने सीधी सी बात है सामूहिक समांतर माध्य कैलकुलेट कर लिया, फिर उसके हमने बाद जो 2 विशेषताएं बची थी उनको भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद हमने समांतर माध्य के अंदर अज्ञातावर्तियों को भी कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने समांतर माध्य के कुछ गुण और दोष थे उनके बारे में भी बात करी कि गुणों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया कि 6 गुण हैं और 3 दोष हैं, फिर उनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी बताया, और समांतर माध्य को आदर्श माध्य के नाम से भी जाना। जहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समांतर माध्य समझ आ गया होगा, तो हम न्यूमेरिकल के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। आपका डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल
आपको जितना सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए फिर तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।